पूरे देश में शोर है कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर कानून में बहुत सख्ती कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद आप अपने आसपास गांवों में, शहरों में, जिलों में, अपने राज्य में ये लगातार देख रहे हैं कि अपराध घटते जा रहे हैं। कानून ने तो कह दिया है कि किसी महिला के साथ तेजाब डालने का मामला हो गया, छेड़छाड़ का मामला हो गया, बलात्कार हो गया या किसी की लज्जा भंग करने का मामला हो गया, ऐसी स्थिति में कानून बहुत ही सख्त है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि कानून तो सख्त बना दिया है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं वो इस कानून की मट्टी पलीत करने में लगे हुए हैं। आज मैं आपके सामने उस कानून की चर्चा कर रहा हूं जिस कानून में ऐसे जो इंप्लीमेंट करने वाले लोग हैं, जिनका दायित्व है कि सही कानून का इंप्लीमेंट हो, उन लोगों पर क्या दायित्व है या उनके खिलाफ क्या कानून कहता है, उसकी बात हम करते हैं। किसी भी बहन के साथ या हमारी किसी बेटी के साथ या हमारे देश की किसी भी सम्मानीय महिला के साथ जब कोई भी ऐसा अपराध घट जाए, क्या करेगी वो? सबसे पहले संबंधित पुलिस थाने में जाकर के एसएचओ को 154(1) सीआरपीसी के तहत एप्लीकेशन देगी और उस एप्लीकेशन की रिसीव्ड प्राप्त करेगी और उस एसएचओ की दायित्व है कि वो एफआईआर दर्ज करें। अगर मान लो वो दर्ज नहीं करता है तो पुलिस अधीक्षक के पास जाकर के और वो 154(3) सीआरपीसी के तहत एप्लीकेशन देगी। एसएचओ का दायित्व है कि उस एफआईआर को तुरंत दर्ज करवा करके उस महिला के कोर्ट में बयान कराए और उसको जो भी दोषी है उसको गिरफ्तार करे और उसके खिलाफ कार्रवाई जो भी कोर्ट में बनती है वो कराए। मान लीजिए एसपी भी वो दायित्व पूरा नहीं कर रहा है, इसके बाद उसके जो जितने भी एसएचओ के सुपरविजन ऑफिसर हैं, सुपरविजन करने वाले ऑफिसर हैं, डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी, आईजी, एडीजी या डीजी, इनको 154 सीआरपीसी के साथ 36 सीआरपीसी का एक एप्लीकेशन दिया जाएगा और वो सभी लोग 36 सीआरपीसी के तहत, ये एसएचओ से लेकर एसपी और ये सारे जितने अफसर हैं, ये सारे लोग 36 सीआरपीसी तहत एसएचओ हैं। और मान लीजिए कि वह भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, ये सारे लोग, तो फिर आप कोर्ट में 156(3) में जा सकते हैं। यह प्रक्रिया तो एफआईआर दर्ज करते समय अपनाने की है, लेकिन मान लीजिए आप पुलिस थाने में गए, एसपी के पास गए, ऑफिसर के पास गए, ना तो उन्होंने आपको प्राप्ति रसीद दी, ना आपकी एफआईआर दर्ज की, तब आप तुरंत अपने नजदीक के पोस्ट ऑफिस में जाइए और अपनी शिकायत को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर एडी से उस संबंधित अफसर को भेज दीजिए। उसकी जो रसीद है उसको संभाल के रखिए, वही आपकी प्राप्ति रसीद है। इससे यह साक्ष्य क्रिएट हो जाएगा कि आपने इनको प्रार्थना पत्र दिया। अब साहब, महिलाओं के संबंध में कुछ अपराधों की विशेष बात है कि एक नया ऑफेंस आईपीसी में क्रिएट किया गया, 166A पार्ट सी। उसमें 326 तेजाब डालने से संबंधित मामला, छेड़छाड़ संबंधित मामला, किसी को बंधक बना के रखने का मामला, बलात्कार का मामला और किसी के शब्दों से या अन्य प्रक्रियाओं से लज्जा भंग करने का मामला, ऐसा किसी के साथ अपराध घटे तो कानून की मंशा यह है तुरंत एसएचओ उस पर एफआईआर दर्ज करे, पुलिसकर्मी तुरंत एफआईआर दर्ज करे। लेकिन मान लीजिए कि वो एफआईआर दर्ज नहीं करे तो वो पुलिसकर्मी इस धारा का अपराध करता है। और यह धारा इतनी खतरनाक है कि आप अभी आगे वाली जो स्लाइड है उसमें देखेंगे कि वह पुलिसकर्मी बच ही नहीं सकता, कोई तरीका उसका बचने का नहीं है। यह जो अपराध है इसकी खास बात यह है कि यह कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है संज्ञेय अपराध, और इसकी इत्तला भारत का कोई भी नागरिक या कोई भी व्यक्ति जो है वो दे सकता है। अपराध किसी के साथ घटा और वो इत्तला दे सकता है, उस इत्तला पर एफआईआर दर्ज करनी होगी। और वो एफआईआर किस पर होगी? एसएचओ, एसपी, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी, आईजी, एडीजी और डीजी, इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी क्योंकि इनको इत्तला पहुंच गई थी। दूसरा, नॉन कंपाउंडेबल है, अशमनीय, इसमें राजीनामा नहीं हो सकता, यह काबिल राजीनामा धारा नहीं है, अपराध नहीं है। तीसरा, इसको प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ही ट्रायल सुन सकता है इस मामले में, इतना गंभीर इसको बनाया गया है। चौथा, इसमें सजा 2 वर्ष तक की है, लेकिन मजिस्ट्रेट को भी दया आ जाए तो भी इसको 6 महीने से कम सजा नहीं दे सकते। और आप स्वयं जानते हैं जिस पुलिसकर्मी को 1 दिन की भी सजा हो गई उसको नौकरी से तुरंत बर्खास्त करना ही पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पुलिसकर्मी एक ही प्रावधान को इस्तेमाल करते हुए हर बार बच जाते हैं, और वो प्रावधान होता है 197 सीआरपीसी। ये 197 सीआरपीसी कहता है कि पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान कोई अपराध अगर करता है या ड्यूटी का हिस्सा उसका अपराध है तो उसके लिए सरकार से या नियुक्ति अधिकारी से स्वीकृति चाहिए, लेकिन इस अपराध में यह लागू नहीं होता। इतना खतरनाक कानून बनाया गया है महिलाओं के लिए, लेकिन पुलिसकर्मी इसको इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहे। पुलिसकर्मी 2-3 गलत रास्ते इस मामले में अपनाते हैं। कई बार जब प्राप्ति रसीद नहीं देते हैं
तो वो लोग यह इनकार कर देते हैं, ऐसी कोई प्रार्थना पत्र हमारे पास आया ही नहीं। या कई बार एसपी या ऊपर के अधिकारी लिख देते हैं टेक नेसेसरी एक्शन, आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें, जबकि वो जो प्रावधान इन धाराओं में है वह उसको स्पष्ट निर्देश करना पड़ेगा, एफआईआर दर्ज करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मान लीजिए पुलिसकर्मी फिर भी इस बात से बचना चाहे तो आप उस अधिकारी को दोबारा रिमाइंडर करिए कि आपको यह प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें आपने औपचारिकता पूरी करते हुए टेक नेसेसरी एक्शन लिखा होगा, लेकिन आपको एफआईआर दर्ज करना सुनिश्चित कराना था, वो आप कराइए। ये दूसरा काम कर सकते हैं। तीसरा काम यह है कि पुलिस जो है बाध्य है एफआईआर दर्ज करने के लिए। सेक्शन 31 पुलिस एक्ट यह कहता है जो पुलिसकर्मी एफआईआर दर्ज नहीं करेगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करके उसके सर्विस रिकॉर्ड में लिखना पड़ेगा और उसको प्रमोशन के समय कंसीडर करना पड़ेगा। यह प्रावधान है। आप राजस्थान के किसी भी पुलिस थाने का परिवार रजिस्टर उठाइए, ये लोग इस तरह की इतलाएं जो है, बलात्कार की इतलाएं, छेड़छाड़ की इतलाएं, वो परिवार रजिस्टर में दर्ज किए मिल जाएंगे। आप सूचना के अधिकार का उपयोग करिए और किसी भी पुलिस थाने का परिवार रजिस्टर निकाल लीजिए। जब परिवार रजिस्टर निकालेंगे तो पुलिसकर्मी के जेल जाने के बहुत सारे रास्ते उसने परिवार रजिस्टर में तैयार कर रखे होंगे। ये सारी बात मैं आपके सामने केवल जागरूकता के लिए कह रहा हूं। कानून की जागरूकता आज मेरे पास है, कल आपके पास होगी, इस राजस्थान के सब वकीलों पास पहले से है, और आप सब लोगों के पास जब होगी तो ये सारे अपराध रुकेंगे। यही मेरी मंशा है और यह सुनकर आप भी इस मंशा पर जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। जय हिंद, जय भारत।